सिंपल सेंटेंस। हम लोग आज सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, उसमें सब्जेक्ट का क्या काम होता है, सब्जेक्ट कुछ करता है या नहीं, इसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 की, जिसमें है, हूँ और हो आता है। ठीक है, जिसके लिए हम मेन वर्ब की तरह इज, एम, आर, और देखिए समस्या तो तब होती है जब इज, एम, आर की जगह पर जब कभी भी समय से आ जाता है, तब उसके लिए हम हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, जब किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब उसके लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या है, जब कोई WH फैमिली का वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तब हम किसी वाक्य को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस है, हूँ और हो को लेकर। पहला सेंटेंस देखिए, जैसे एक सेंटेंस है कि पंकज एक अच्छा लड़का है। यह एक क्या है, सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 है, जिसमें केवल किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है कि सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, देखिए बात किसके बारे में है, पंकज, यानी हमारा थर्ड पर्सनल सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर देख लीजिए इज के साथ थर्ड पर्सनल सिंगुलर सब्जेक्ट, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक वैसे ही हैज बीन और हैव बीन के साथ, हैज बीन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव बीन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग कब होता है, जब किसी भी वाक्य में किसी समय से की बात की जाती है तब। ठीक है, तो देखिए, और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट। लेकिन जब दो शब्दों का कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया होती है, तब नॉट हमेशा उन दोनों के बीच में लगता है। ठीक है, तो जैसे देखिए एक सेंटेंस है कि पंकज एक अच्छा लड़का है। ठीक है, यह एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है। हम केवल पंकज की अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कैसे कहेंगे कि पंकज इज अ गुड बॉय। ठीक है, देखिए पंकज इज अ गुड बॉय, यह क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस है। अब यदि हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो केवल क्या कर देंगे कि पंकज इज, इसके बाद नॉट, यानी पंकज इज नॉट अ गुड बॉय, यानी सीधे सीधे हम कहेंगे पंकज इज नॉट अ गुड बॉय। देखिए यदि इस वाक्य का हमें इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम इज को पहले ला देंगे और हम हिंदी में क्या कहेंगे कि क्या पंकज एक अच्छा लड़का है, तो हम क्या कहेंगे कि इज पंकज, ठीक है, इज पंकज अ गुड बॉय। और यदि हम कहें कि क्या पंकज एक अच्छा लड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज पंकज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यदि हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, हम कहेंगे इज पंकज नॉट अ गुड बॉय। पंकज एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है। यदि हम कहें कि पंकज एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है, तो क्यों की इंग्लिश क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए जिस सवाल का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, उस सवाल के लिए हम कभी भी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि जिस सवाल का जवाब आप यस या नो में क्या कर सकते दे सकते हैं, उसके साथ हम WH फैमिली को कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, यदि जिसका जवाब यस या नो में दे दिया जाएगा, उसके लिए हम WH फैमिली का वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। और जिस सवाल का जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, उसके लिए WH फैमिली वर्ड को क्या करेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, सीधे सीधे से यही कहने का मतलब है। जैसे हम कहें कि क्या रवि एक अच्छा लड़का है, तो आप क्या कहेंगे, यस या नो, आप यही तो कहेंगे कि यस या नो। तो उस सवाल का जवाब हमने क्या किया, यस या नो में दे लिया। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि आपका क्या नाम है, तो आप क्या कहेंगे, आपने यदि ऐसे कहा कि यस या नो, तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो जवाब है वो सही नहीं है, यानी आपकी बात मेरे तक पूरी तरह से सही नहीं पहुंची। यानी इस सवाल का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते,
इसके लिए आपको पूरा अपना नाम बताना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, ठीक है, जो भी आपका नाम है आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सवाल के लिए हमको WH फैमिली वर्ड की इंग्लिश से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अब हम कहें कि पंकज एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है, तो केवल क्या करना पड़ेगा, हम WH फैमिली वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जस का तस रहने देंगे। वाई इज पंकज नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। जैसे देखिए तुम घर पर हो, ठीक है, तुम कहाँ हो, घर पर हो। सिंपली हम इसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि यू, अब देखिए यू एक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लगेगा, आर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, यू आर एट होम, ठीक है, नॉर्मल हो गया। यदि हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि यू आर नॉट एट होम, ठीक है। अब इसका यदि हमको इंट्रोगेटिव बनाना रहे तो क्या कहेंगे कि क्या तुम घर पर हो, तो आर को क्या करेंगे, पहले ला देंगे और यू को बाद में, यानी हो जाएगा आर यू, ठीक है, नॉट एट होम, क्या तुम घर पर नहीं हो, तो होगा आर यू नॉट एट होम, ठीक है। फिर यदि इस वाक्य का हम क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में लाएं, हम कहें तुम घर पर क्यों नहीं हो, तो क्या कहेंगे कि क्यों शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, क्यों, क्योंकि आप उसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए हमको WH फैमिली वर्ड की इंग्लिश से सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। यानी क्या कहेंगे कि व्हाई आर यू नॉट एट होम, ठीक है। इस तरह से तो हम इसको बना लेंगे। लेकिन देखिए समस्या कब होती है कि जब ऐसे वाक्यों में समय से आ जाता है। जैसे मैं कहूँ कि तुम कब से घर पर हो, ठीक है, तुम सुबह से घर पर हो, ठीक है। तो ऐसे सवालों का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, तब हम इज एम आर की जगह पर हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ ऐसे सेंटेंसों को हम लोग देखते हैं। जैसे अगला वाक्य देखिए, तुम सुबह से घर पर हो। अब देखिए यदि हम कहते हैं कि तुम घर पर हो, इसके लिए क्या कहते हैं कि यू आर एट होम। लेकिन देखिए इसमें किसी समय से की बात की गई है। जब कभी भी समय से आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन। यहाँ पे फिलहाल क्या प्रयोग होगा, हैव बीन। क्यों, क्योंकि यह एक प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसमें क्या लगता है, हैव बीन। यानी हम नॉर्मली क्या कहेंगे कि यू हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देखिए यदि इसका निगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, हम कहेंगे यू हैव नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। देखिए यदि इस वाक्य का अफर्मेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। निगेटिव बनाने के लिए हम नॉर्मली करते क्या है, हैज बीन या फिर हैव बीन के बीच में क्या लगा देते हैं, नॉट। तो ऐसे दो दो शब्दों के जो मतलब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, उनके बीच में नॉट लगाने से वो हमारा वाक्य निगेटिव बन जाता है। अब यदि हम इसी वाक्य को अगर कहें कि क्या तुम सुबह से घर पर हो, तो क्या कहेंगे, नॉर्मली हैव को पहले ला देंगे और यू को बाद में, तो हो जाएगा हैव यू नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हम इसी वाक्य को कहें कि तुम सुबह से घर पर क्यों नहीं हो। क्यों शब्द इस बार कहाँ पर आया, बीच में। तो हम इस सवाल का जवाब क्या यस या नो में दे सकते हैं, नहीं। यदि हम आपसे कहें कि तुम सुबह से घर पर क्यों नहीं हो, तो आप क्या कहेंगे, यस या नो। ये तो कोई सीधी सीधी बात हुई नहीं, आपको इसके लिए पूरा रीज़न बताना पड़ेगा कि मैं इसलिए घर पे नहीं हूँ या उसलिए घर पे नहीं हूँ। तो ऐसे वाक्यों के लिए आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। यानी जब हम कहें कि तुम सुबह से घर पर क्यों नहीं हो, तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि वाई, यानी उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखना पड़ेगा और क्या कहेंगे, वाई हैव यू नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से इस वाक्य का हम वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। इज एम आर की जगह पर हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यदि हम आपसे पूछें कि तुम घर पर कब से हो, तब तो समस्या खड़ी हो गई। अब कब से के लिए क्या करेंगे, ठीक है, वह भी एक समय ही है।
उसमें ये तो नहीं दिया गया कि नहीं 2 घंटे से 4 घंटे से, लेकिन फिर भी वो एक ड्यूरेशन की बात की गई है कि जिसमें तुम कब से घर पे हो। यदि मैं आपसे कहूँ कि तुम कब से घर पर हो, तो आप क्या कहेंगे कि मैं तो या तो 2 बजे से हूँ या 2 घंटे से हूँ। तो आप भी लगभग उसमें एक निश्चित या अनिश्चित की बात करते हैं, ठीक है। तो जब आप निश्चित की बात करेंगे तो हम आपसे सिंस लगाकर पूछेंगे और आपको जवाब भी सिंस लगाकर ही देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि मैं कहूँ कि यदि आपसे ऐसे पूछा कि तुम कब से घर पर हो और आपको ड्यूरेशन बताना हो कि मैं 2 घंटे से 3 घंटे से, ऐसे ही तो जवाब देते हैं। तो यदि इस तरह से बताना होगा तो आप फॉर के साथ उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आइए पहले थोड़ा सा हम लोग अनिश्चित और निश्चित के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए पहले समय के बारे में देख लेते हैं। देखिए, निश्चित समय के लिए यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो पास्ट से लेकर, ठीक है, किसी भूतकाल से लेकर अभी तक जो चलता था और वो निश्चित रहता है, उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जैसे मैं सुबह से घर पर हूँ तो इसके लिए आप सिंस मॉर्निंग। जैसे मैं सोमवार मंगलवार, ठीक, किसी भी दिन से, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। सिंस 2000, यानी यदि आप कहें कि मैं 2000 से, मैं सन 2000 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2000। अब देखिए मन में तो ऐसे भी सवाल आएगा कि जब मैंने ये कहा कि नहीं मैं सन 2000 से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें तो मंथ कहीं बताया ना गया कि नहीं मतलब जनवरी से, फरवरी से, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया, तो भी तो निश्चित नहीं है। लेकिन फिर भी 2000 जो समय था वो कहीं ना कहीं एक निश्चित समय पे अपने आया रहा होगा और वो फिर चला गया, लेकिन तब से लेकर सन 2000 का सन, आप चाहे जैसे भी कर लीजिए, वो अभी तक चलता है। यानी इसलिए उसको हम लोग समय के तहत यानी निश्चित समय के तहत रखते हैं। और आपको उतने डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल इतना याद कर लीजिए कि ऐसे जो समय होते हैं उनके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जब कभी भी कहेंगे सन 2000, 4000, ठीक है, जो भी कहें 2010, 2012, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, किसी के बचपन से। अब आप कहेंगे सर जी बचपन कब आया था, तो क्लियर ही नहीं है कि 10 साल के बाद या सुबह दोपहर, ऐसा तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इन सभी में अब आप कहेंगे कि सर सिंस मॉर्निंग, सुबह तो 4 बजे का भी सुबह होता है और 9 बजे का भी सुबह होता है, क्योंकि हम गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, तो भी कहेंगे कि ये तो क्लियर ही नहीं है। लेकिन इस इतना डिटेल में हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल ये जानना है कि ये सारे के सारे जो समय होते हैं, इस सभी के सभी समय किस में आते हैं, इसको हम निश्चित के तहत रखते हैं, ठीक है। तो इन सभी समयों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, ठीक है। जैसे कोई मतलब कोई फेस्टिवल हो गया तो सिंस दिवाली, चाहे सिंस दशहरा, जो भी आप कहें, 1 बजे 2 बजे किसी घड़ी का बजना, 3 बजे 4 बजे, आप जो भी करते हैं, सिंस लास्ट डे या लास्ट वीक या लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, ठीक है। आप जो भी कहें जिसके पहले यदि आपने लास्ट जोड़ दिया तो भी किस में आता है, एक निश्चित समय में आता है। और देखिए आगे फॉर, अनिश्चित समय के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कहें 1 सेकेंड, 2 मिनट, 3 घंटा, 4 दिन, 5 सप्ताह, 6 महीना, 7 साल। जैसे ही आपने कहा कि मैं 10 दिनों से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, आई हैव बीन रीडिंग हियर फॉर 10 डेज। अब आप वहाँ पर सिंस नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो और यदि कभी आपको कहना पड़ेगा कि मैं कई मिनट से, कई घंटों से, कई सप्ताह से, कई महीने से, कई साल से, ठीक है, आपने यदि ऐसे कर दिया तो उसके पहले आपको फॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ कई घंटों से बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ क्या कहूँ, मैं कई घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं कई घंटों से लिख रहा हूँ, मैं कई घंटों से उससे बातें कर रहा हूँ। इन सभी शब्दों के लिए आप क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ड्यूरेशन की बात की जाती है, इसमें कभी भी निश्चित नहीं होता। हाँ, यदि मैं आपसे पूछूं कि तुम यहाँ कब से हो, तो यदि आप कहेंगे कि मैं यहाँ 2 बजे से हूँ, तो उसके लिए सिंस। और यदि आपको यही बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ, उसमें एक ड्यूरेशन की बात की गई है, तो इसके लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस समय पर कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। देखिए जैसे एक वाक्य है, तुम कब से घर पर हो, तो यह इसमें किसकी बात की गई है, कब से, यानी एक समय से की बात की गई, यानी समय से।
इसके लिए किसका प्रयोग होगा, हैज़ बीन या हैव बीन। लेकिन यदि आपको याद होगा तो मैंने WH फैमिली वर्ड के वीडियो में मैंने आपको सभी WH फैमिली वर्ड के बारे में बता रखा है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। आप चाहें तो पहले WH फैमिली वर्ड वाले वीडियो को देखें, फिर आप इसके बाद डिटेल में कब से, जब से, तब से, इन सभी की इंग्लिश आप जान पाएंगे। तो देखिए वाक्य में क्या कहा गया है, कब से। कब से की इंग्लिश क्या होती है, सिंस व्हेन। वैसे तो कब से की इंग्लिश दो होती है, एक होती है सिंस व्हेन और एक होती है फॉर हाउ लॉन्ग। लेकिन अब आप सोचेंगे फॉर हाउ लॉन्ग कब प्रयोग करेंगे और सिंस व्हेन का प्रयोग करेंगे। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि तुम कब से घर पर हो और यदि आपने कहा कि मैं 5 बजे से घर पर हूँ, तब आप क्या कहेंगे। यदि मैंने आपसे पूछा कि सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम, तुम घर पर कब से हो, तो यदि आपको बताना रहेगा कि मैं किसी यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूँगा कि मैं 2 बजे से, कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट होम, यानी जब आपको जवाब समय के साथ देना या निश्चित के साथ तो आप सिंस का प्रयोग करें, और यदि अनिश्चित के साथ देना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, क्या कहेंगे कि तुम कब से घर पर हो, तो क्या कहेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम। ठीक है, देखिए अब इसका यदि निगेटिव बनाना रहेगा तो हमें नॉर्मली क्या करेंगे, इसकी जगह पे केवल क्या लगा देंगे, नॉट, और जैसे का तैसे हमारा वाक्य सब रहेगा। क्या कहेंगे, तुम कब से घर पर नहीं हो, तो क्या कहेंगे सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन एट होम। ठीक है, अब ये तो सिंस व्हेन के साथ हो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मूव करते हैं ऑब्जेक्ट देयर की तरफ। देखिए एक वाक्य है, एक आदमी है। ठीक है, तो जैसे कोई भी कहानी होती है, एक कहानी शुरू होती है कि मान लीजिए एक राजा था। ठीक है, तो क्या कहते हैं देयर वाज अ किंग। तो ठीक वैसे ही हम कहें कि एक आदमी है, तो क्या कहेंगे, जैसे हम कहें एक आदमी है, एक लड़का है, एक लड़की है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट है, क्या है, एक आदमी है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो हम जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। तो इस वाक्य को देखिए हम कितने तरीके से बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी, यानी आप कह सकते हैं कि अ मैन, इज है, और क्या ए देयर। अब देयर का प्रयोग जो हमने किया वह एक इंट्रोडक्टरी देयर की तरह हुआ और वह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, और यदि आप देयर को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो आप कह सकते हैं कि देयर इज अ मैन। ठीक है, देयर इज अ मैन, एक आदमी है। अब यदि आपने इज का प्रयोग किया, क्योंकि बात किसके लिए हो रही, एक आदमी की। ठीक है, और यहाँ पर हमने इज का प्रयोग एक आदमी के लिए, और फिर यहाँ पर भी इज का प्रयोग एक आदमी के लिए। अब आगे देखिए 4 आदमी हैं, क्या है, 4 आदमी हैं, तो आप क्या कहेंगे 4। ठीक है, 4 मैन आर देयर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इस देयर को आप सब्जेक्ट बना लें। आप कहें कि देयर आर 4 मैन्स। ठीक है, और आपको ऐसे बल्कि नहीं ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, देयर आर 4। अब देखिए यहाँ पे जो आर का प्रयोग हमने किया वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार किया। ठीक है, देयर तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर जो आर का प्रयोग किया वो यहाँ मतलब 4 आदमी यानी 4 आदमी के अनुसार, और यहाँ पर हमने जो आर का प्रयोग किया वह इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो देखिए जैसे कुछ सेंटेंस आपके सामने है कि एक लड़का है, इसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे देयर इज अ बॉय। ठीक है, अगला है कोई लड़का नहीं है। ठीक है, अब कोई लड़का नहीं, इसके लिए क्या कहेंगे, देयर इज नो बॉय। देखिए वहाँ कोई लड़का नहीं है, अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि वहाँ कोई लड़का नहीं। इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे देयर आर, ठीक है, नो बॉयज, और कहाँ देयर। अब आप कहेंगे देयर आर नो बॉयज देयर, यानी आपने कहेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 बार देयर का प्रयोग हो गया। एक बार देयर का प्रयोग हमने वहाँ के लिए प्रयोग किया,
और एक बार देयर का प्रयोग हमने सब्जेक्ट की तरह किया, इसलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग हुआ है। या वहाँ कोई लड़का नहीं है, ऐसे भी हो सकता है कि ठीक है, नो बॉयज आर देयर, वहाँ कोई लड़का नहीं है, लेकिन तब वहाँ पे देयर का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ऐसे ही होता है और यह बिल्कुल भी गलत नहीं है, एक ग्रामेटिकली बिल्कुल एकदम क्या है, सही है। आप कह सकते हैं कि देयर आर नो बॉयज देयर। अगला है कोई चारा नहीं है। कोई चारा का मतलब क्या, जैसे हम लोग किसी गाय को चारा खिलाते हैं, उस चारे की बात नहीं की गई है। कोई चारा का मतलब क्या कि कोई रास्ता नहीं है या कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप कहते हैं अरे इसका कोई रास्ता नहीं है, एंड देयर इज नो ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कुछ नल है। ठीक है, कुछ नल हैं। देयर आर फ्यू टैप्स। देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि कुछ में यहाँ पे हमने आर का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि कुछ में कई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी। जब तक इस बात का क्लियर नहीं है तो आप देयर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। कुछ पेड़ हैं, कुछ पेड़ हैं, क्या कहेंगे, देयर आर मेनी, ठीक है, ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। तो हमने अभी तक देखा इज, एम, आर और हैज बीन और हैव बीन, और हमने देखा ऑब्जेक्ट देयर। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं स्पेशल केस, जब कोई भी WH फैमिली हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। देखिए लास्ट है स्पेशल केस, कौन बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, आपको लगेगा कौन तो हमारा एक क्वेश्चन वर्ड होता है हु, लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि जो कौन है वही तो हमारा सब्जेक्ट है। कैसे, देखिए जैसे हम कहें कि रवि बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसी रवि की जगह यदि हम कह दें कि कौन बैठा हुआ है, तो रवि की जगह जो कौन आया वही तो हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। यानी एक WH फैमिली का और जो वर्ड है यही किसको रिफर कर रहा है, सब्जेक्ट को। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे हम कहें कि रवि इज सिटिंग, रवि क्या है, बैठा हुआ है। ठीक वैसे ही हु इज सिटिंग, रवि क्या किया है, बैठा है। ठीक है, तो हु इज सिटिंग यानी कौन बैठा हुआ है। तो देखिए यह वाक्य जो होते हैं इंट्रोगेटिव की तरह, लेकिन इसको जब हम लोग बनाते हैं तो यह बन जाता है एकदम अफर्मेटिव की तरह। यानी जब देखिए कोई भी WH फैमिली सब्जेक्ट बन जाता है तो सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या आ गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड, ये तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। ठीक है, तो जब हु हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड। तो वाक्य दिखने में भले ही हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, लेकिन उसको हम लोग बनाते किस तरह हैं, अफर्मेटिव की तरह। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे हु इज सिटिंग। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन मेरे साथ है। कौन कौन का मतलब क्या, जैसे मैं कहूँ कि मोहन और पंकज मेरे साथ हैं, तो मोहन और पंकज वही तो हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब इसी सब्जेक्ट की जगह पे हमने कौन कौन कर दिया, और मेरे साथ मैं तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यही हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो कौन कौन की इंग्लिश हमने आपको पहले ही बता रखा है, हु ऑल, हु ऑल। अब देखिए दो लोग हैं तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर, यानी हु ऑल आर विद मी। नेक्स्ट देखिए, वहाँ किसका भाई है। ठीक है, वहाँ किसका भाई है, किसका भाई यानी किसका भाई। अब हम कहें कि वहाँ रवि का भाई है, तो रवि का भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक उसी तरह से अब रवि की जगह हमने क्या कह दिया, किसका कह दिया, तो यही तो हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो क्या कहेंगे कि हुज ब्रदर, हुज ब्रदर इज देयर। नेक्स्ट है, वहाँ कौन सी शर्ट रखी हुई है, वहाँ कौन सी शर्ट। अब कौन की जगह यदि हम कहें कि वहाँ लाल शर्ट रखी हुई है, तो लाल शर्ट हमारा क्या बन जाता, सब्जेक्ट बन जाता। लाल जगह या फिर नीली काली जो भी शर्ट है उसकी जगह हमने कौन कर दिया, तो कौन सी शर्ट ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। यानी विच शर्ट, विच शर्ट इज, ठीक है, क्या की है, रखी हुई है, केप्ट और कहाँ, देयर। यानी विच शर्ट
इज केप्ट देयर। अगला है आप में से कितने ऑफिस में हैं। मान लीजिए 4-5 लोग हैं और उसमें से हमने पूछा कि आप में से कितने लोग ऑफिस में हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं हम 4 लोग ऑफिस में हैं। तो इसका मतलब क्या कि हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल यानी तुम कितने लोग। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, आप में से कितने लोग, कितने में से आप में से, यानी आप में से कितने, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू, यानी तुम में से कितने। तो क्या कहेंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू, और कहाँ है आर, कहाँ इन दी ऑफिस, यानी हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दी ऑफिस। लास्ट है क्लास में किसका भाई बैठा है। किसका भाई, ठीक है, किसका भाई के लिए हम क्या कहेंगे, हुज ब्रदर। अब हम कहें कि क्लास में पंकज का भाई बैठा है, तो पंकज का भाई वही हमारा क्या बन जाता, सब्जेक्ट बन जाता, ठीक है। तो क्या कहेंगे, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर इज है क्या किया, बैठा हुआ यानी सिटिंग, और कहाँ, इन द क्लास, यानी हुज ब्रदर इज सिटिंग इन द क्लास, ठीक है। तो देखिए ए थी इज एम आर हैज बीन ऑब्जेक्ट देयर और स्पेशल केस। तो एक वीडियो है और एक सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 है, और इसके बाद मैं कैटेगरी 2 लेकर आऊँगा। और आप देखिएगा कि केवल आपको सिंपल सेंटेंस में केवल प्रेजेंट की कैटेगरी को समझने में दिक्कत होगी, और जैसे ही जब आप सिंपल सेंटेंस की जो प्रेजेंट की कैटेगरी होगी, जब इसको आप समझ लेंगे, तो अगली जो पास्ट की जो कैटेगरी आएगी उसको समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी से रिलेटेड तो भी होगा। जैसे इसमें कुछ चीज़ है तो उसमें भी होगा, जैसे मैं हूँ तो मैं था, मेरे पास कुछ है तो मेरे पास कुछ था, ठीक ऐसा ही होगा। बस केवल वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, और जो समय वर्तमान का है वो भूत में चला जाएगा। बस केवल इतना ही डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।